देखिए, आपको यहां ईरान दिखाई दे रहा है, इधर की तरफ आपको आर्मेनिया दिखाई दे रहा है, यहां अजरबैजान दिखाई दे रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स यहां क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट पता होगा। नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर के यहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें अब तक अमेरिका और रूस अपने अपने तरीके से बांट कर चलते हैं। यही देखा जाता है कि अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो एक के साथ में अमेरिका आ जाएगा, दूसरे के साथ में रूस आ जाएगा। ऐसा ही यहां पर भी हुआ। आर्मेनिया के साथ में खड़ा होकर के हुआ रूस, तो अजरबैजान के साथ समर्थन में उतरा अमेरिका। अमेरिका के साथ साथ इजराइल साथ में ही अजरबैजान का समर्थक बना। इसका मतलब यह हुआ कि आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल समर्थक है अजरबैजान का। इसका मतलब अजरबैजान और इजराइल की मित्रता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग गणित है यहां पर। आप इसको देखकर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अजरबैजान के बयान तो पाकिस्तान के समर्थन में आते हैं, अजरबैजान भारत विरोधी है। इससे कोई फर्क जियोपॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसको किससे क्या लाभ हो रहा है। इजराइल का अजरबैजान के प्रति समर्थन है और यह समर्थन इतना हावी है कि इजराइल के बहुत सारे खुफिया एजेंट्स एनी टाइम अजरबैजान में आज भी रहते हैं। यानी ईरान के बारे में, अब देखिए इसी के दक्षिण में स्थित है ईरान, तो अगर ईरान के बारे में कोई भी खुफिया जानकारी जुटानी होती है तो वो वाया अजरबैजान ही मोसाद जुटाती है। जिस एरिया में यह क्रैश हुआ है, जिस जगह पर यह घटना हुई है, वहां पर मोसाद के काफी सारे एजेंट सक्रिय हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब इसके बारे में प्रमाण क्या है, प्रमाण सुनिए। जो रईसी है ना, जिनकी हत्या हुई है या फिर कहिए जिनकी मौत हुई है हादसे में, इन्हें तेहरान का बुचर कहा जाता है, यानी कि कसाई, बुचर ऑफ तेहरान, कसाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा लगभग 4000 से अधिक लोगों को फांसी की सजा दी गई जब ये चीफ जस्टिस ऑफ ईरान हुआ करते थे। जो भी मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, एलजीबीटीक्यू के जो भी समर्थक थे, या फिर जो हिजाब के खिलाफ थे, या फिर जो ईरान के खिलाफ थे, इनका अंतिम फैसला होता था लटका दो फांसी पर। तो फांसी पर देने के लिए इनका रिकॉर्ड है, तो इसलिए इन्हें बुचर ऑफ ईरान के बीच, बुचर ऑफ तेहरान के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि इन्हें अमेरिका ने जब ये राष्ट्रपति बनने वाले थे उसी समय पर बैन कर दिया था कि नहीं, मैं इसे एक प्रतिबंधित व्यक्ति मानता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमने आखिरी सेशन किया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका की तरफ से कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं आया, जब दुनिया भर के लोगों ने, रूस ने, चाइना ने, इंडिया ने, आसपास के सभी पड़ोसी मुल्कों ने, ओआईसी ने, यूएन ने, सबने कंडोलेंसेस दे दिए, तब जाकर के अमेरिका के विदेश प्रवक्ता के थ्रू एक मैसेज आया और उस मैसेज पर भी वहां के विदेश मंत्री को वहां के नेताओं ने घेर लिया कि आप इन्हें अपनी तरफ से कंडोलेंस मैसेज क्यों दे सकते हैं, क्यों दे दिया। इस बात को लेकर के घना विरोध हुआ अमेरिका के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अब स्थिति को समझने का प्रयास करिए। जब मैंने आपसे कहा कि यह व्यक्ति बुचर ऑफ तेहरान के नाम से जाना जाता था, तो इन्होंने कुछ समय पूर्व ही, यानी कि अभी से 2-3 साल पहले तक तो चीफ जस्टिस थे ही, 19 से 21 के बीच में थे, उस समय पर अजरबैजान के अंदर ईरान के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहे, ईरान के खिलाफ खुफिया जानकारी इजराइल के समर्थन में जुटा रहे 4 लोगों को इन्होंने फांसी की सजा दी थी। मतलब यह समझिए कि जब इनकी खुफिया एजेंसीज को पता चला कि अजरबैजान में कुछ लोग ईरान के खिलाफ जानकारी जुटा रहे हैं, उन्हें पकड़वाकर फांसी की सजा दी गई थी। कहा जाता है कि मोसाद यहां पर बहुत सक्रिय है और इससे अब आप तार जोड़ना शुरू करिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है कि अजरबैजान का पहले से ही इजराइल के प्रति झुकाव रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति जो कि इजराइल के समर्थक हैं, अगर अब कयासों की कड़ी जोड़िए कैसे जोड़ी जा रही हैं कि जिस जगह पर इन दोनों ने मिलकर के
इनॉग्रेशन किया एक डैम का। ये और इनकी टीम तो बिजी थी उस इनॉग्रेशन में। इनका हेलीकॉप्टर जहां खड़ा हुआ था वहां पर जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज रही होंगी, उन सभी सिक्योरिटी एजेंसीज में से किसी ने अगर इस प्रकार से क्रॉस मतलब कहते हैं ना उसको, क्रॉस एजेंट बन गया हो, या मोसाद के एजेंट वहां पहुंच गए हो और उन्होंने पहुंचकर इनके हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी हो जिसके चलते जब इनका हेलीकॉप्टर उड़े और वो रास्ते में ही क्रैश हो जाए। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं जो कि दुनिया में इस समय चलती आ रही हैं और इन्हें बल मिल रहा है इस बात से कि अजरबैजान ईरान का इतना मित्र नहीं है जितना इजराइल का मित्र है, और इजराइल उस घटना को बहुत बुरी तरह से लेता है कि जब उसके ऊपर ईरान ने हमला किया, जब ईरान ने इनके ऊपर मिसाइल दागी थी तो इजराइल ने इसे अपने ऊपर हमला माना था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रशिया का भी बयान है कि वो इस मामले में यूएस को, जिसने एविएशन सेफ्टी और सैंक्शंस के चलते राइसी को कुछ मदद नहीं दी थी, उसे भी वो इस चीज के लिए जिम्मेदार मानता है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक दिन पहले सेशन किया था, लेकिन इस बात को बल जब मिलने लगा तो बल जब मिला वो मिला जब मोसाद के बारे में जानकारी जुटना शुरू हुई। ठीक है, इसे लेकर के अब आप देखिए, चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो दावा ही कर दिया है कि इजराइल ही हत्या में शामिल रहा है। अर्थात चीन का अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाए, जैसे आप और हम तो केवल यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हादसा या साजिश। मैंने जब इस तरह का सेशन किया तो ये पहला सेशन था जब मैंने आपके सामने ये रखा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देने चले आए थे और उसमें ये ज्ञान दे रहे थे आपको क्या पता है, हादसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हादसा हो सकता है, मैंने तो पहले कहा है कि हादसा हो सकता है, लेकिन जैसे मैं आपके सामने ये तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर चीन के सरकारी समाचार पत्र को या कहिए कि अखबार के चीनी सरकार के मुखपत्र सामना की तरह जैसे है, वैसे अगर ग्लोबल टाइम्स को बात माना जाए तो वो तो साफ कह रहा है कि इजराइल ही इस हत्या में शामिल है। अब क्या कीजिएगा, साथ ही साथ ये आशंकाएं और भी हैं कि सीआईए ने और मोसाद ने अजरबैजान के साथ मिलकर के रईसी की हत्या का प्लान किया हो। इवन ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी चल रही हैं कि इजराइल ने बकायदा खैमनेई के बेटे के साथ मिलकर के इनकी हत्या की प्लानिंग की। अब ये खैमनेई का एंगल क्या है, असल में क्या है कि रईसी जो है ना वो ईरान के धर्मगुरु खैमनेई के बहुत करीबी हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो उनके प्रति करीबी होना है वो खैमनेई के बेटे को पसंद नहीं है। अब बेटे को क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उनका जो बेटा है, सुप्रीम लीडर का जो बेटा है, वो खैमनेई के चलते प्रेसिडेंट नहीं बन पाया था। तो ऐसी स्थिति रईसी के चलते प्रेसिडेंट नहीं बन पाया था। इसके चलते यह माना जा रहा है कि हो सकता है उन्होंने बैकग्राउंड में इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी प्लान की हो। ठीक है, यहां पर जनाजे में उमड़े हुए लोगों को आप देख सकते हैं जो कि तबरिज के अंदर, जहां पर इनका मतलब यह हुआ हेलीकॉप्टर गिरा, वहां पर कितनी बड़ी संख्या में मिलियंस ऑफ पीपल बताए जा रहे हैं। एकदम सड़क काली दिख रही है लोगों से जो यहां पर एकत्रित हुए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अच्छा, फिर लोगों ने इनको रिलेट करना शुरू किया कि जैसे फकीर जादे जो कि इनके वो थे परमाणु वैज्ञानिक थे, उनको प्लान किया बीच में चलती हुई गाड़ी के अंदर मारना। परमाणु वैज्ञानिक जिन्होंने यहां पर न्यूक्लियर का प्लांट सिस्टम सेट किया, उन्हें बीच में चलती गाड़ी में टारगेट जब ये लोग कर सकते हैं तो निश्चित ही इस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर से भी पर्दा उठेगा। ईरान में बहुत जबरदस्त तरीके से इन्हें यानी इनकी शहादत को ट्रीट किया जा रहा है इस तरह से कि इनका अब जन्नत में स्वागत हो रहा है। सुलेमानी इनका माथा चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही सुलेमानी हैं जिन्हें अमेरिका ने बगदाद के अंदर टारगेट करके मार दिया था। ये इनकी कुद्स फोर्सेस के हेड कमांडर थे और कहा जाता था खैमनेई के ये बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे। अब इन दोनों को जन्नत में दिखाकर एआई जनरेटेड इन तस्वीरों के माध्यम से दीवारों पर पोस्टर बना करके बकायदा ये दिखाया जा रहा है कि हमारे देश को चाहने वाले लोग इस समय जन्नत में हैं। आपको याद होगा वही सुलेमानी जिनकी हत्या के पीछे हमने आपसे पहले भी चर्चा की हुई है। ईरान के जो मतलब खैमनेई हैं, जो इनके सबसे सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे जिसका नाम है मोजताबा, उसके ऊपर भी फिलहाल इस तरह का पोल चल रहा है कि लोग मान रहे हैं कि ये 50-50% चांसेस हैं कि उसने मिलकर के रईसी की हत्या करवाई हो, वो सुर्खी मतलब अपोजिशन लोगों से मिल गया हो। यहां पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जो कि जनाजे में जा रही गाड़ियों के अंदर डेड बॉडीज हैं और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उमड़ी हुई हजारों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ यहां पर है। और यहां पर भीड़ से आंका जाता है कि कोई व्यक्ति उनके देश में कितनी बड़ी सेलिब्रिटी था। तो कहा जाता है कि जब सुलेमानी की डेथ हुई थी तब लगभग 10 लाख लोग सड़कों पर थे, उससे भी ज्यादा लोग रईसी की मौत पर
पर सड़कों पर उतरे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा, आप देखें कि जिस सभागार में उनके अंतिम दर्शन के लिए चीजें रखी गई, मतलब पहले तबरिज में इनको रखा गया, फिर वहां से तेहरान लाया गया, तो जिस मॉस्क में तेहरान में इनकी डेड बॉडी को रखा गया, उसे आप देखें कि यहां पर जनता किस प्रकार से उनके प्रति अपनी आस्था रोते रोते व्यक्त कर रही है। यहां पर एक तस्वीर और निकल कर आई जब इनके वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन रहे हैं, उन्हें कैमरों ने रोते हुए कवर किया। यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि ईरान ने अपना एक लोकप्रिय नेता खो दिया है और दुनिया भर के लोग इन्हें अब अपनी तरफ से संवेदना दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अपने झंडे को आधा झुकाया, भारत ने भी अपने झंडों को, भारत के जो झंडे हैं, भारत के विदेश मंत्री बकायदा तेहरान, जो ईरान की एम्बेसी इंडिया में है, वहां गए और भारत की तरफ से अपना जो मैसेज है वो लिखा। भारत की जो तमाम सरकारी इमारतें हैं उन पर भारत के झंडे को आधा झुकाया गया, यानी आधा उतार कर पहनाया गया, कुछ इस तरह से, क्योंकि भारत ने भी ईरान के प्रति अपनी मित्रता दर्शाते हुए उनके साथ में अपने यहां पर भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा। जरा आप हेडलाइन देखिए, यूएस कंडोलेंसेस फॉर राइसी रिफ्लेक्ट ए डेलिकेट डिप्लोमेटिक रिचुअल, कि यार समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका का रिचुअल बदल गया है क्या। इसके चलते ब्लिंकन को सीनेट में बुलाकर के सवाल जवाब किए गए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। आप इसे वीडियो को देखिए। यहां पर सेंट जॉन बैरेसो, जो कि यूएस के सीनेटर हैं वायमिंग से, उन्होंने इनको बिठा करके, जो इनके विदेश मंत्री हैं, इन्हें बिठाकर एंटनी ब्लिंकन को इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इन्हें अपनी तरफ से कंडोलेंस मैसेज दे कैसे दिया। डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट राइसी, ए मास मर्डरर who targeted, threatened and attacked Americans. I think it is shocking that this administration would mourn the death of the butcher of Tehran. It's a terrible mistake. मतलब यहां के संसद ने इनसे सवाल जवाब तक कर लिया। आप विचार कीजिए, सीनेट अमेरिकी संसद का उच्च सदन होता है, वहां पर इनके साथ पूछताछ की गई। ये सांसद हैं जिनके सामने विदेश मंत्री बयान देकर कह रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से केवल कंडोलेंस मैसेज दिए हैं, हमने स्टैंड नहीं बदला है। आप विचार कीजिए कि एक मैसेज के ऊपर कितनी बड़ी अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स हो सकती है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी मौन रखा गया। कुछ देर का मौन रखा। इस मौन के ऊपर इजराइल भड़क गया। इजराइल की तरफ से बयान आया कि यूनाइटेड नेशन ऐसा कैसे कर सकता है। जो व्यक्ति मास मर्डरर हो, जो कि बुचर ऑफ तेहरान के नाम से जाना जाता हो, जो दूसरे देशों के लोगों को मारने की खुलेआम धमकी देता हो, यूनाइटेड नेशंस में उस व्यक्ति के प्रति कुछ इस प्रकार की संवेदनाएं कैसे व्यक्त की जा सकती हैं। इजराइल ने इसके प्रति अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस बात का सरेआम विरोध किया कि यह बात गलत है, उनके सम्मान में किसी प्रकार की सांत्वनाएं नहीं देनी चाहिए थी। और उन्होंने भड़कते हुए कहा कि आप एक आतंकवादी को हमारे साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं। एक तरफ हमास है जिसने हमारे ऊपर आफ्टर होलोकॉस्ट, यानी हिटलर के द्वारा जो जर्मन यूज के ऊपर जो यातनाएं की गई थी, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी यातना हमास के द्वारा हम पर की गई। उसमें हमारे 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और उस स्थिति के बावजूद वो लोग हमारी महिलाओं के साथ रेप किए, बच्चों को और महिलाओं को और बुजुर्गों को बंधक बनाकर अपने देश में ले गए। आज तक वो लोग रिहा नहीं हुए हैं और उनकी तुलना आप इजराइल से कर दे रहे हैं, ये कहते हुए कि इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं दिया, ये कहते हुए कि इजराइल बदला क्यों ले रहा है। ये दर्शाता है कि आईसीसी इम्पार्शियल हो गया है। मतलब ये इजराइल जो आईसीसी है ये अब पार्शियल व्यवहार दर्शा रहा है। इस बात पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया निकल आई। अमेरिका के स्पोक पर्सन ने आकर, मैथ्यू मिलर ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी घटना की हम सख्त निंदा करते हैं। हम अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर करते हैं कि हमास एक आतंकी संगठन है और उसका इजराइल से कंपैरिजन उचित नहीं है। हमास के नेता को अगर पनिशमेंट दिया जा रहा है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नेतन्याहू को दिया जाएगा। यह एक गलत प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ है, क्योंकि इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका की प्रतिक्रिया यहां पर आ गई। मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इतने सारे लोग इस समय तत्कालीन रूप से लाइव हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।